हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे एससीओ सम्मेलन में आतंकवाद पर डोभाल का रौद्र रूप देखने को मिला। चीन पाकिस्तान पर साधा निशाना, लश्कर से लेकर आईएसआईएस तक का उठाया मुद्दा। पाकिस्तान के साथ चीन को भी लपेटा। बताएंगे दोस्तों क्या कहा भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल जी ने। साथ ही साथ अरुणाचल मुद्दे पर एक बार फिर अमेरिका ने चीन को लगाई फटकार। गुस्से में अमेरिका ने क्या कहा बताएंगे। साथ ही मालदीव में चुनाव देख मुइज़ ने फिर एक बार उगला जहर। इस महीने भारतीय सैनिकों की होगी घर वापसी। साथ ही बताएंगे कैसे मालदीव पर भारत से तनातनी का बिल्कुल भी असर नहीं। सिर्फ 3 महीने में विदेशी पर्यटकों ने बनाया नया रिकॉर्ड। साथ ही पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त का अगर आप भी लाभ पाना चाहते हैं तो तुरंत कर ले ये काम, वरना रुक जाएगी 17वीं किस्त। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का भारतीय सेना का पुरजोर समर्थन करते तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां एससीओ मीटिंग में अजीत डोभाल ने लश्कर से लेकर आईएसआईएस तक का उठाया मुद्दा। पाकिस्तान के साथ चीन को भी लपेटा। जी हां, बता दें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनेसे अजीत डोभाल जी ने बुधवार को कहा कि सीमा पार आतंकी गतिविधियों में संलिप्त आतंकियों समेत आतंकवाद के साजिशकर्ताओं से प्रभावी ढंग से और तेजी से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के खतरे से निपटने में दोहरे मानकों को छोड़ने का आह्वान किया। अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के एक सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने ये भी कहा कि कनेक्टिविटी परियोजनाओं के दौरान समूह के सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरी तरह से सम्मान होना चाहिए। चीन की क्षेत्र और सड़क संपर्क पहल यानी बीआरआई को लेकर चिंताओं के बीच उनकी ये टिप्पणी आई है। जी हाँ, एससीओ समिट में डोभाल ने आतंक के मुद्दे पर नाम लिए बिना पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों और आतंक के समर्थकों को सबक सिखाने में देरी नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने सीमा पर शांति बनाए रखने का मुद्दा उठाकर नाम लिए बिना चीन को भी आड़े हाथों लिया। सूत्रों ने कहा कि अजीत डोभाल ने एससीओ क्षेत्र में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा और उसके सहयोगी संगठन और आईएसआईएस समेत विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा उत्पन्न खतरे का मुद्दा भी उठाया। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें ताइवान की राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया, भूकंप पीड़ितों प्रति एकजुटता के लिए आभारी हैं। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ताइवान के भूकंप प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता प्रकट करने के कुछ देर बाद ही राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने बुधवार को चुनौतीपूर्ण समय में समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। ताइवान के उपराष्ट्रपति लाई चिंग ते ने भी मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का समर्थन और एकजुटता इस कठिन समय में ताइवान के लोगों के लिए ताकत का स्रोत है। राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम इस चुनौतीपूर्ण समय में आपके उदार शब्दों और समर्थन के लिए बहुत आभारी हैं। आपके द्वारा प्रदर्शित एकजुटता ताइवान के लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम सभी तेजी से स्थिति को सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, बता दें दोस्तों ताइवान में बुधवार को गत 25 साल में सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और 900 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। 900 यानी 900 प्लस लोग घायल हो गए हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ताइवान में आज भूकंप के कारण लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जिसके बाद ताइवान ने भी पीएम मोदी जी को शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ अगली खबर बता दें अरुणाचल मुद्दे पर एक बार फिर अमेरिका ने चीन को लगाई फटकार। गुस्से में अमेरिका ने दिया जवाब। बता दें भारत के अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना बताकर लगातार विवाद करता है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों का नाम बदल दिया है। चीन इस तरह की हरकतें करके अपने दावे को मजबूत करना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने इस पर भी कड़ी आपत्ति जताई। भारत भी कई बार कह चुका है कि इस तरह की हरकतें करने से सच्चाई बदल नहीं जाएंगी। अब अमेरिका एक बार फिर अरुणाचल मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है और भारत के समर्थन में आ गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के उस पार चीन की हरकतों का अमेरिका सख्त विरोध करता है। अमेरिका ने कहा कि एलएसी के उस पार किसी भी तरह के क्षेत्रीय दावे, नागरिक या सैन्य घुसपैठ व अतिक्रमण के एक तरफा प्रयास का अमेरिका दृढ़ता के साथ विरोध करता है। साउथ चाइना के मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को जंगनान कहता है। चीन इस इलाके को तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र होने का दावा करता है। जी हाँ, वैसे में जिस प्रकार से पहले भी अरुणाचल वाले मुद्दे पर अमेरिका भारत के साथ आया था और अब 30 स्थानों के नाम बदलने के बाद भी अमेरिका ने करारा जवाब दिया है चाइना को और भारत का समर्थन किया है अमेरिका ने। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? साथ ही साथ अगली खबर बता दें फिलीपींस में तैयार हुआ ब्रह्मोस की तैनाती वाला बेस डिलीवरी होगी जल्द, अब नहीं चलेगी चीन की दादागिरी। बता दें फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात करने वाला बेस बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों का पहला खेप फिलीपींस रवाना किया जाएगा। इस डिलीवरी को मूल रूप से 2023 के अंत तक पूरा करने की संभावना थी, लेकिन फिलीपींस के अनुरोध पर इसे स्थगित कर दिया गया
था। फिलीपींस ने 2 साल पहले अपनी नौसेना को ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस करने के लिए भारत के साथ $375 मिलियन में समझौता किया था। इस समझौते के तहत फिलीपींस को ब्रह्मोस की 3 बैटरियां मिलने वाली थी। फिलीपींस इन मिसाइलों को चीन की ओर मुंह करके तैनात करने वाला है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के प्रमुख समीर वी कामत ने इस साल की शुरुआत में बताया था कि फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी मार्च के अंत में शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले ब्रह्मोस के ग्राउंड सिस्टम को फिलीपींस पहुंचाने की योजना बनाई गई थी। इसके बाद मिसाइलों की डिलीवरी शुरू होने वाली थी। ये भारत और रशिया द्वारा विकसित ब्रह्मोस मिसाइल का पहला निर्यात ऑर्डर है। इसके अलावा भी कई देश ब्रह्मोस मिसाइल पर नजरें गड़ाए हुए हैं। इनमें अधिकतर पूर्व एशिया के देश हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है तुर्की का जानी दुश्मन अर्दोआन के होश ठिकाने लगाएंगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? दरअसल तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन ग्रीक ने भारतीय ब्रह्मास्त्र यानी दुनिया के सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। और अगर भारत और ग्रीक के बीच ये समझौता हो जाता है तो तुर्की की नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी। साल 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ग्रीक यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध को लेकर दरवाजा खोल दिया गया था और उस दौरान दोनों देशों ने डिफेंस सेक्टर में नए करार करने पर सहमति जताई थी। जी हाँ दोस्तों, ग्रीक और तुर्की में कुछ ऐसे ही संबंध जैसे संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच रहे हैं। और हाल ही में ग्रीक मीडिया में एशियन सागर और क्रेते सागर में तुर्की के नापाक मंसूबों का मुकाबला करने के लिए भारत से रणनीतिक हथियार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने की आवाजें तेज हो गई। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ग्रीक भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदता है। अगली खबर बता दें, इसी महीने भारतीय सैनिकों की होगी घर वापसी। मालदीव में चुनाव देख मुइजू ने फिर उगला जहर। बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा है कि दूसरे विमानन मंच पर तैनात भारतीय सैन्य कर्मी चालू महीने में ही लौट जाएंगे। उन्होंने दोहराया कि यह प्रक्रिया 10 मई तक पूरी हो जाएगी। मीडिया में बुधवार को आई खबर में यह जानकारी दी गई। मुइजू का बयान मालदीव में तैनात लगभग 25 भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले जत्थे की वापसी का करीब 3 सप्ताह बाद आया है। ये सैनिक भारत की ओर से उपहार में दिए गए एक हेलीकॉप्टर का संचालन कर रहे थे। भारतीय सैनिक दोनों देशों के बीच बनी सहमति के अनुसार हेलीकॉप्टर का संचालन भारतीय असैन्य दल को सौंपने के बाद लौटे। पहले जत्थे के लौटने की अंतिम समय सीमा 10 मार्च तय की गई थी। मालदीव में 88 भारतीय सैन्य कर्मी 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोनियर विमान का संचालन कर रहे थे, जो इस द्वीपीय देश में मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करते हैं। दोस्तों, सरकारी मीडिया ने बताया कि मुइजू ने एक जनसभा में यह ताजा बयान दिया। उन्होंने मालदीव की स्वतंत्रता को संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई और इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी सरकार इस वादे को पूरा करने के लिए समर्पित है। राष्ट्रपति ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच हुए समझौतों के तहत भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की प्रक्रिया जारी है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, मालदीव में चीन की सैन्य तैयारी को लेकर विपक्ष ने खोल दी मुइजू की बहुत बड़ी पोल। आखिर क्या है ड्रैगन का सीक्रेट प्लान? बता दें, मालदीव में मोहम्मद मुइजू के सत्ता में आने से चीन की सक्रियता ज्यादा बढ़ गई है। चीन की कोशिश मालदीव में एक नौसैनिक बेस और एक रडार स्टेशन को स्थापित करने की है। इसके लिए चीन ने अब्दुल्ला यामीन के शासन काल में एक द्वीप को भी 99 साल की लीज पर लिया था। भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोली के शासन काल में चीन को इस द्वीप पर सैन्य गतिविधि शुरू करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुइजू के राष्ट्रपति बनते ही यह द्वीप एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मालदीव की मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरपर्सन फयाज इस्माइल ने आरोप लगाया है कि मुइजू सरकार ने उथुरु थिला फालू द्वीप पर एक चीनी कंपनी को कृषि कार्यों की आड़ में चीन के लिए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की अनुमति दी है। तो वहीं आपको बता दें, मालदीव पर भारत से तनातनी का कतई भी असर नहीं। सिर्फ 3 महीने में विदेशी पर्यटकों ने बनाया नया रिकॉर्ड। दरअसल मालदीव में विदेशी पर्यटकों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। इस साल सिर्फ 3 महीनों के भीतर 6 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों ने मालदीव का दौरा किया है। ये पहली बार है कि एक वर्ष के पहले 3 महीनों के भीतर मालदीव में पर्यटकों का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंचा है। 2023 में मालदीव में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए थे और उस वर्ष भी पहले 3 महीनों में पर्यटकों का आगमन 5,23,928 था। इनमें सबसे अधिक संख्या चीनी पर्यटकों की है। चीन अपने नागरिकों को मालदीव की यात्रा करने के लिए बड़े पैमाने पर मोटिवेट कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। इसे भारत मालदीव के बढ़ते तनाव में चीन की चाल के तौर पर भी देखा जा रहा है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली बड़ी खबर बता दें, जहां पर 48 घंटे में ईरान कर सकता है इजराइल पर बहुत बड़ा हमला। CIA ने किया बड़ा अलर्ट। जी हाँ, ईरान बदला लेने को तैयार है। अगले 48 घंटे के भीतर इजराइल पर ईरान भीषण हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान के इस प्लान के बारे में इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा अलर्ट भेजा है। CIA के मुताबिक ईरान अपने हमले में सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों क्रूज मिसाइल से हमला करेगा। ईरान से ये ड्रोन और मिसाइल उड़कर इजराइल के अहम ठिकानों को अपना निशाना बनाएंगे। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद इजराइल के सामने अब तक का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। ये जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इजराइल को दी है। सोमवार को सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर इजरायली हमले में अपने टॉप कमांडर रजा जहेडी के मारे जाने से ईरान बेहद गुस्से में है और इजराइल पर भीषण
भीषण हमले की तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ बता दें क्या कच्चा तीवू लोकसभा चुनाव में बन सकता है बड़ा मुद्दा। जी हाँ, खुद मछुआरों ने कह दी इस मामले में ये बड़ी बात। आपको बता दें क्या कहा मछुआरों ने, जिस कच्चा तीवू द्वीप की तमिलनाडु से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं, उसे लेकर अब तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पुडुचेरी के भी मछुआरे इस मैदान में कूद पड़े हैं। दरअसल तमिलनाडु और पुडुचेरी के मछुआरे समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग केंद्र सरकार से एक अलग मांग कर रहे हैं। इस समुदाय के लोगों का कहना है कि श्रीलंका की सरकार ने उनके समुदाय के कई लोगों को समुद्री सीमा के चलते गिरफ्तार कर लिया है। जब तक इन लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक उनका प्रदर्शन भी जारी रहेगा। मीडिया से फोन पर बात करते हुए बातचीत में मछुआरा समुदाय की मांगों के साथ सियासत को जोड़ा है। मछुआरा महासंघ के लोगों का कहना है कि श्रीलंका की नौसेना उनके मछुआरों को बेवजह परेशान करती है। महासंघ ने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन कच्चा तीवू द्वीप का जिक्र किया उसके बाद से सियासत गर्म हो गई है। दक्षिण भारत में मछुआरा संघ के नेता एंटोनी सेबेस्टियन कहते हैं कि जिस द्वीप को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो सियासी मुद्दा तो हो सकता है, लेकिन इससे मछुआरा समुदाय को कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला। सेबेस्टियन कहते हैं कि श्रीलंका लगातार उनके मछुआरों को न सिर्फ पकड़ता रहता है बल्कि उनकी महंगी से महंगी नावों को भी जब्त कर लेता है। मछुआरा महासंघ का कहना है कि इसको लेकर न सिर्फ राज्य सरकारों बल्कि केंद्र सरकार को भी इस बाबत अवगत कराया गया। जी हाँ दोस्तों, ये बयान शाम की थी जहां पर जब तक मछुआरों को रिहा नहीं किया गया था। इसके बाद की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां श्रीलंका से चेन्नई वापस लौटे 19 भारतीय मछुआरे। भारतीय उच्चायोग ने रिहाई को लेकर कह दी बात। दरअसल श्रीलंका नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए करीब 19 भारतीय मछुआरों को रिहा किए जाने के बाद बुधवार को भारत वापस भेज दिया गया। भारतीय उच्चायोग ने यह जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए भारतीय उच्चायोग ने लिखा कि घर वापसी 19 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका से वापस लाया गया है और वे अब कोलंबो से चेन्नई जा रहे हैं। खास बात यह है कि 19 भारतीय मछुआरों की रिहाई कच्चा तीवू द्वीप मुद्दे पर विवाद के बीच हुआ है, जब भारत की सत्तारूढ़ भाजपा ने 1974 में इस छोटे से द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के लिए कांग्रेस पार्टी को दोषी ठहराया था। बहरहाल दोस्तों, बार बार मछुआरों को, भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया जाता है श्रीलंकाई नौसेना के द्वारा। ऐसे में भारतीय मछुआरे भी परेशान हो चुके हैं। यहाँ तक कि कच्चा तीवू जो श्रीलंका को भारत ने दिया था तब कंडीशन भी रखी थी कि शर्त यही है, कंडीशन यही है कि तुम हमारे मछुआरों को वहां जाने से नहीं रोकोगे। उसके बावजूद भी दोस्तों उस क्षेत्र में भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया जाता है, जो कि वाकई में श्रीलंका ने अपना कंडीशन नहीं निभाया। बहरहाल ऐसे में देखना ये होगा कि क्या करती है मोदी सरकार कच्चा तीवू वाले मुद्दे पर। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या कच्चा तीवू वापस लेकर रहेगा भारत श्रीलंका से? अगली खबर आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तान में और बढ़ा शरीफ सरकार का दबदबा। सीनेट के चुनाव में कर दिया विपक्ष का सुपड़ा साफ। जी हाँ, लोकतंत्र में चुनावों को सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। इस वक्त केवल भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी चुनाव का माहौल बना हुआ है। पहले वहां पर आम चुनाव संपन्न हुए थे, अब वहां पर सीनेट के चुनाव संपन्न हुए हैं। इन चुनाव में पाकिस्तान में सत्तारूढ़ गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की है। द्विसदनीय संसद के ऊपरी सदन की 48 रिक्त सीटों के लिए हुए चुनाव के बाद अब तक 19 सीट के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें से 18 पर सत्तारूढ़ गठबंधन ने जीत दर्ज की है। जी हां, पाकिस्तान सीनेट के इन चुनावों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व वाले गठबंधन को 19 में से 18 सीट पर जीत मिली है, जबकि उसके समर्थन से एक निर्दलीय उम्मीदवार निर्वाचित हुआ है। साथ ही अगली खबर बता दें, आसियान देशों में विदेशी तैनाती के लिए वियतनाम के बंदरगाह पर पहुंचा आईसीजी जहाज। दरअसल भारतीय तटरक्षक आईसीजी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पहरेदार ने एक अभिन्न हेलीकॉप्टर के साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान देशों में अपनी चल रही विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में मंगलवार को वियतनाम के हो ची मिन्ह में बंदरगाह पर उड़ान भरी। इन गतिविधियों में क्रॉस डेक प्रशिक्षण, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान, खेल कार्यक्रम और वियतनाम तटरक्षक के साथ मार्ग अभ्यास भी शामिल होगा। आसियान क्षेत्र में समुद्र पहरेदार की तैनाती समुद्री प्रदूषण, समुद्री सहयोग के माध्यम से सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रति भारत की साझा चिंता और संकल्प को दिखाती है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन देख घबराया तालिबान सरगना अंखुदजादा कंधार छोड़कर भाग गया। जी हाँ, तालिबान सरगना हैबतुल्ला अंखुदजादा अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन की मौजूदगी से घबराया हुआ है। दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि कंधार के ऊपर अमेरिकी ड्रोन की उड़ानों के कारण उसे किसी सुरक्षित जगह पर छिपा दिया गया है। अंखुदजादा अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। हालांकि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिका ने बहुत कम मौकों पर तालिबान के खिलाफ हमला किया है। ऐसे ही एक ड्रोन हमले में 31 जुलाई 2022 को अमेरिका ने कंधार में अल कायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया था। अफगानिस्तान इंटरनेशनल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हैबतुल्ला अंखुदजादा को कल शाम कंधार प्रांत से पंजवेई जिले में एक सैन्य अड्डे पर स्थानांतरित कर दिया है। जी हाँ, ये कदम कंधार के आसमान में अमेरिकी ड्रोन की मौजूदगी को देखते हुए लिया गया है। अगली खबर
बता दें, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 1.4 अरब आबादी, 10 सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में क्यों नहीं अपना भारत? आपको बता दें, परसों हमने आपको खबर बताया था जहां पर टॉप 10 देशों के पावरफुल देशों की लिस्ट निकलकर सामने आई, जहां पर भारत का नाम नहीं था, भारत का नाम 12वें नंबर पर था। आप लोगों ने कमेंट में सवाल भी किए थे दोस्तों, कमेंट करके बताया था कि या तो इस रिपोर्ट में गलती हो सकती है, इस लिस्ट में गलती हो सकती है, या फिर इस लिस्ट को तैयार करने वाले ने डबल स्टैंडर्ड फॉलो किया हो, बाइस्ड हो। लेकिन आपको बता दे दोस्तों, आखिर ताकतवर देशों की लिस्ट में अपना भारत क्यों नहीं था? दरअसल दुनिया भर के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट हाल ही में यूएस न्यूज ने जारी किया। यूएस न्यूज ने कुछ कंपनियों के सहयोग से अलग अलग क्षेत्रों में विकास को पैमाना बनाते हुए ये लिस्ट तैयार किया है। इस तैयार करने में 5 आधार बोले तो सैन्य शक्ति, देश की दुनिया में अगुवाई करने की क्षमता और उसका राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक स्थिति और दुनिया के मजबूत गठबंधनों में उसके प्रभाव को देखा है। यूएस न्यूज की 2024 में दुनिया के शीर्ष शक्तिशाली देशों की रैंकिंग में अमेरिका पहले, चीन दूसरे, रशिया तीसरे, जर्मनी चौथे, ब्रिटेन 5वें, साउथ कोरिया छठे, फ्रांस 7वें, जापान 8वें, सऊदी अरबिया 9वें और यूएई ने 10वां स्थान हासिल किया है। तो वहीं 12वें स्थान पर अपना भारत है, यानी टॉप 10 की लिस्ट अपने भारत का नाम नहीं है। बता दें, भारत का कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी प्रभाव है, लेकिन वो लिस्ट में शीर्ष 10 में शामिल नहीं हो सका। भारत के लिस्ट में ना आ पाने की वजह कुछ हद तक यूएस न्यूज ने भी बता दी है। रिपोर्ट में भारत के बारे में कहा गया कि दक्षिण एशिया का देश भारत एक बड़े और कुशल कार्यबल के साथ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन बड़ी आबादी के कारण ये प्रति व्यक्ति आय और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यानी उनके मुताबिक प्रति व्यक्ति कम आय भारत के लिए सबसे बड़ा झटका हुआ। जी हाँ, इस पर दोस्तों आपकी क्या निजी राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि भारत अगर डिफेंस की बात करें तो 5वें से 4थे नंबर पर था अपना भारत। जी हाँ, क्या वजह हो सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर बताते हैं, जहां कोई दूसरा पीएम नहीं कर पाता, राहुल गांधी की झूठी गारंटी वाले बयान का राजनाथ सिंह जी ने दिया जवाब। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी की झूठी गारंटी वाले बयान का जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस, यूक्रेन और अमेरिका के नेताओं से बात करने के बाद यूक्रेन में फंसे 22,500 भारतीय छात्रों की वापसी में मदद की। यह काम दुनिया की का कोई दूसरा नेता नहीं कर सका। रक्षा मंत्री का यह बयान राहुल गांधी के उस बयान के जवाब में देखा जा रहा है जिसमें कांग्रेस सांसद ने कहा था कि बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए मोदी का परिवार रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवाने से फर्जी दावे कर रही है। जी हाँ, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत एक शक्तिशाली देश बन गया है। दुनिया भारत को गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने चमत्कार करके दिखा दिया। आज जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बोलता है तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। ये भारत की प्रतिष्ठा है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, जहां अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडेन को बहुत बड़ा तगड़ा झटका, मुस्लिम नेताओं ने ठुकराई इफ्तार दावत। जी हाँ, गाजा में जारी जंग के कारण अमेरिका में मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से आयोजित होने वाले रोजा इफ्तार पार्टी के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, अनएक्सेप्ट किया है। इसके बाद व्हाइट हाउस ने मंगलवार शाम को छोटी इफ्तार दावत का आयोजन करने का फैसला किया है। इसमें सिर्फ प्रशासन में काम करने वाले लोग ही शामिल होंगे। मुस्लिम पैरोकार समूह एमगैज की अगुवाई वाले वाइल अल जायद ने पिछले साल व्हाइट हाउस में आयोजित इफ्तार में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्होंने इस बार निमंत्रण ठुकरा दिया। इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इसे एक झटके की तरह देखा जा रहा है। जी हाँ, एमगैज ने बाइडेन के साथ रोजा खोलने से ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि जब गाजा में भुखमरी के हालात हों तो इस तरह से दावत में शिरकत करना अनुचित है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, उमर अब्दुल्ला ने साधा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगाया, ये बड़ा आरोप। जी हाँ, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने चुनावी बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा की मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड के बदले जोजिला टनल और रतले पावर प्रोजेक्ट जैसी बड़ी परियोजनाओं को गैर स्थानीय कंपनियों को सौंपकर जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा है। उमर अब्दुल्ला आज दक्षिण कश्मीर के पहलगाम के लीवर इलाके में अनंतनाग लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार मियां अल्ताफ की पहली चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाए जाने और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाना और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर उन्हें जेल भेजना लोकतंत्र और देश के लिए अच्छा नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने भाजपा सरकार पर जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों का शासन थोपने का भी आरोप लगाया। जी हाँ, यानी कि उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, ये तीनों दोस्तों कभी भी भारत की मोदी सरकार या केंद्र सरकार की तारीफ तो कर ही नहीं सकते। जी हाँ, हर एक मौका ढूंढते हैं मोदी पर कटाक्ष करने का। साथ ही साथ अगली खबर बताते, संजय सिंह तिहाड़ जेल से हुए रिहा, शराब घोटाले मामले में 6 महीने बाद मिली जमानत। बता दें, 6 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने कहा कि जेल
जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल भी छूटेंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बुधवार रात तिहाड़ जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आते ही उन्होंने आप समर्थकों यानी आम आदमी पार्टी समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष करने का समय है, जेल के सभी ताले टूटेंगे और सारे नेता छूटेंगे। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा होने पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये वक्त जश्न मनाने का नहीं है, ये वक्त संघर्ष करने का है। हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया है। हमें पूरा भरोसा है कि इस जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी छूटेंगे। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, राहुल गांधी के पास कैश सिर्फ 55,000, म्यूचुअल फंड में करोड़ों का निवेश, आखिर कितनी है कुल संपत्ति बता दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान राहुल गांधी ने जो चुनावी हलफनामा दिया है उसके मुताबिक उनके पास फिलहाल कैश के तौर पर 55,000 रुपए है। साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राहुल गांधी की कुल आय 1,02,78,680 रुपए रही थी। राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में बताया कि उनके नाम पर बैंक में 26 लाख रुपए डिपॉजिट है। उनका शेयर बाजार में कुल निवेश 4,33,00,000 रुपए का है। राहुल गांधी का म्यूचुअल फंड में भी 3,81,00,000 रुपए का निवेश है, जबकि सावरन गोल्ड बॉन्ड में निवेश 15,20,000 रुपए का है। कांग्रेस नेता के पास 4,20,000 की ज्वेलरी भी है। जी हाँ, यानी कि राहुल गांधी के पास कुल चल संपत्ति की बात करें तो उनके पास 9,24,59,264 रुपए है। वहीं उनके पास कुल अचल संपत्ति करीब 11,14,02,598 रुपए की है। जी हाँ दोस्तों, यानी इस तरह से उनके पास कुल संपत्ति की बात करें तो 20,38,61,862 रुपए है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, बीजेपी में शामिल हुए विजेंद्र सिंह, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। बता दें कि कैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बयान भी दिया कि सोकर उठने के बाद लगा कि गलत जगह पर हूं, बीजेपी में चला जाना चाहिए। दरअसल विजेंद्र सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मीडिया से कहा कि मैं बीजेपी में शामिल हुआ क्योंकि लोगों को सही राह दिखा सकूं। मैं पहले वाला ही विजेंद्र हूं, गलत को गलत और सही को सही कहूंगा। लोगों का भला करने के लिए भी बीजेपी से जुड़ा हूं। मैं बीजेपी में शामिल होने कर खिलाड़ियों की भला करना चाहता हूं। विजेंद्र सिंह कल तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पोस्ट को रीट्वीट कर रहे थे। ऐसे में अचानक उनका कांग्रेस से बीजेपी में चले जाना किसी को पच नहीं रहा। जी हाँ, साथ ही बता दें, संजय निरूपण कांग्रेस से निष्कासित, पार्टी विरोधी बयानों के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने की कार्रवाई। जी हाँ, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे महाराष्ट्र के चर्चित नेता संजय निरूपम को आखिरकार कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर ही दिया गया। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच हुए सीट बंटवारे को लेकर संजय निरूपम लगातार तीखे बयान जारी कर रहे थे। निरूपम ने हाल ही में कांग्रेस के आला कमान को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था। आखिरकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद संजय निरूपम के निष्कासन को मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त का लाभ पाने के लिए तुरंत कर ले ये काम। जी हां, अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त पाने के लिए पंजीकरण नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया है, तो इस काम को फौरन कर ले। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। किसानों की मदद के लिए सरकार की तरफ से विभिन्न परियोजनाएं चलाई जाती है, जिनमें से एक बेहद ही खास परियोजना है पीएम किसान निधि। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसान भाइयों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाती है। ये पैसा किसानों के अकाउंट में 3 किस्तों को पहुंचता है। एक किस्त के किसान भाई के खाते में 2,000 रुपए पहुंचते हैं। ऐसे इस पैसे को किसान खेती के कार्यों के प्रयोग में ले सकते हैं। किसानों के अकाउंट में 16वीं किस्त 28 फरवरी को भेजी गई थी। ऐसे में EKYC आप लोग जरूर करवा लें। अगर आपने EKYC नहीं करवाई है तो अगर आप हेल्पलाइन नंबर की भी मदद लेनी चाहते हैं तो हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। आप इस नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ ही मेल भी कर सकते हैं pmkisan-ict@government.in पर जाकर। बाकी डिटेल्स हमने स्क्रीन पर दे ही दिया है। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।